अंत में कि बुलबुले के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुले के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुझ दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सिरों में कभी ताज नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सबसे मुन्ने नाटांग शबुटे पेन शक्ति नो सेवा 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 जोहार किया तो ना मंच ते उत्तोड़ मांदे ते उत्तोड़ वरताल माड़े सगापाड़ी मातृ शक्ति उंडे पितृ शक्ति दाऊ दाई शक्ति चुडुर चुडुर पटोल सबूटे छावांग जीएसयू तो ऊर्जावान युवा उंडे रोडक जोर लगोत मेहनत किशिकुन अपनो लगोत मेहनतान आतूत मानितुन चौकट बने की तोड़ और कौन अमोट लघोत लघोत सेवा 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 मान किया तोड़ा। साथियों, बहुत ही हर्ष की बात है और सबसे पहले तो मैं अपने अथक प्रयास कठिन परिश्रम से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया है, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और मंच पर मंचासीन आज के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय दादा पूरन सिंह मरावी जी और ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष शिवराम पंद्री जी और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरे भाई तिरुमाल प्रेम नरेती जी और जनक मरावी और तमाम जिसका मैं नाम नहीं जानता, आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारा तो मकसद हमको विषय वस्तु के दायरे में रहकर आज की बात को रखना चाहिए। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैं एक छोटा सा शेर कहना चाहूँगा, हो सकता है उस शेर का रिपीट हुआ होगा कि इंसान इंसान में भेद है, इंसान इंसान में भेद है, उस पुस्तक का नाम वेद है, और जहाँ इंसान इंसान एक साथ रहते हैं उस ग्रंथ का नाम संविधान है। साथियों, हम बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। बहुत ही महान पुरुष थे। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये उन्हीं की देन है, और आज हम अगर ये माइक पकड़ कर बोल रहे हैं आर्टिकल 19, तो ये उन्हीं की देन है जो बोलने का अधिकार दिया, अनुच्छेद 19। साथियों, बाबा साहब ने बहुत अथक प्रयासों से, जिनको आप लोगों ने सुना होगा 32 डिग्रियां थीं, अथक प्रयासों से इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है, इस बात मैं खासकर पढ़े लिखे बच्चियों से हम समझना चाहते हैं। पुस्तकें तो बहुत पढ़ते होंगे, लेकिन संविधान के एक दो पैराग्राफ जरूर पढ़ा करें। इस संविधान से अगर हम पढ़े लिखे बच्चों से पूछना चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि हो सकता है बता देंगे। संविधान में आपको समझना पड़ेगा कितने अनुच्छेद, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ये हमको समझ। ये प्रियम्बल है, ये उद्देश्य का है। संविधान के प्रथम पैराग्राफ में, प्रथम पेज में जो प्रियम्बल है, उद्देश्य का है, वो संविधान क्या कहता है, इसको समझना पड़ेगा हमको। साथियों, संविधान के अंदर 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं, और इन अनुच्छेदों में 63 अनुच्छेद जो है हमारे आदिवासी और हरिजनों के हित के लिए लिखा गया है। इस बात को समझना है आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों ने अभी बहुत सारे जो लोग हैं कई तरह की बातें रखे होंगे। अक्सर कर हमारी जो बात आती है 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 13(3) का, आर्टिकल 244(1) का, ये है क्या चीज? हम पढ़ते तो हैं संविधान में हमारे हितों की बात तो लिखी गई है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो डेफिनेशन क्या है, उसकी जो परिभाषा क्या है, यहाँ पर बेटा ज्यादा नहीं हंसो, पढ़ने वाले हो ना आप, सुनो, आपके लिए आपका सफर जो है बहुत लंबा है ना। हाँ, 5वीं और 6ठी अनुसूची, हम यहाँ से शुरुआत करें। 5वीं और 6ठी अनुसूची क्या है? 5वीं अनुसूची उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ 50% आदिवासी लोग निवास करते हैं।
ये 9 राज्यों में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल। और 6ठी अनुसूची क्या है? 6ठी अनुसूची मतलब उस क्षेत्र को जो हमारे देश के 6 राज्यों में 6ठी अनुसूची लागी। 6ठी अनुसूची का मतलब है मालिकाना हक, और 5वीं अनुसूची का मतलब है स्वायत्त शासन, शासन पर नियंत्रण, शासन पर हमारा कब्जा। और मालिकाना हक 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची का मतलब है मालिकाना हक। मालिकाना हक का मतलब कि वहाँ के जल जंगल जमीन वन संपदा खनिज संपदा जमीन के अंदर जितने तरह की संपत्ति है उस पर हमारा पूर्ण अधिकार, वो 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची कहाँ पर है? ये बॉर्डर के जो 6 जिले हिमाचल प्रदेश, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, ये जो 6 राज्य है ये 6ठी अनुसूची वाला क्षेत्र है। इनको हमको समझना है। बाबा साहब ने ये बहुत बड़े अधिकार दिए। और 13(3) का जहां तक सवाल है, 13(3) का को विधि का बल प्राप्त है। मतलब वहाँ के जो ग्राम सभा है उसको विधि माने कानून, कानून बनाने का अधिकार है 13(3) का में, विधि का बल उसी को कहते हैं। और 244(1) का स्वायत्त शासन, 219(5)(6) मतलब अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासी भाई का घूमना फिरना बिजनेस व्यापार वर्जित है। वो कब तक? जब तक ग्राम सभा की परमिशन ना हो। ये हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था है। लेकिन एक बात ये है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये सारी व्यवस्था संविधान में तो है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सवाल ये है। ये तो है, लिखा है, सब कुछ है, आज भी लिखा है। अभी 2022 का पेशा एक्ट क्या है? बहुत से हमारे सरपंच लोग होंगे या वार्ड मेंबर लोग, मैं पूछना चाहता हूँ कि पेशा एक्ट 2022 क्या है? पेशा एक्ट 3 तरह के हैं, 1935(1), 1996(2) और 2022। ये तीनों में डिफरेंस है। ये हमारे मेंबर भाई वो मेरे को बता सकते हैं, हो सकता है मेरे से भूल हो रही होगी। तो सवाल इस बात का है। और यह रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी प्रथा क्या है? हमारी जो रीति रिवाज है, परंपरा है साथियों, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो कानून व्यवस्था है, रूढ़ी प्रथा जिसको कहते हैं, वो अलिखित होते हैं, लिखा हुआ नहीं है। वो इसलिए उसका कारण है हमारे जो रीति रिवाज है, संस्कार है, संस्कृति है, वो प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर अंतर होता है। ये सच्चाई है। आपके गांव का कूड़ा मैली का कुछ रिवाज में अंतर होगा, टिकरिया में कुछ अंतर होगा, यहाँ से हम मैली जाएंगे वहाँ भी अंतर होगा। हर जगह प्रत्येक 500 मीटर की दूरी में हमारे रीति रिवाजों में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। इसलिए वो रूढ़ी प्रथा जो है उसको विधि का बल प्राप्त है, क्योंकि वो अलिखित है, इसलिए लिखा हुआ नहीं है हमारे जो कानून व्यवस्था है साथियों। इसी तरह हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था भी हमारे लोगों की हमारे तरह की है। हमारे ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो कानून है, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा के हमारे ऊपर लागू नहीं होते, ऐसा भारत के संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन उसको लागू कौन करेगा? देखिए, नीति और नियत दोनों चीजों में अंतर है। नीतियां बहुत सारे बना लो, अगर नियत साफ नहीं है तो उन नीतियों का कोई मतलब नहीं होता। वही चीज है, बाबा साहब ने इतना बड़ा ग्रंथ दिया है आपको, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? सबसे बड़ा पावर अगर है तो वो पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक पावर है। क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो राजनीति की बात भी जरूर करूंगा। आज आप लोगों की ये दशा क्यों? क्योंकि आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। आपका चुना हुआ आदमी वो गुलाम है, आपके हितों की बात नहीं कर रहा है। इस देश में 47 विधायक और 15 सांसद लोग हैं, और सबसे अन्याय अत्याचार इस कौम के साथ हो रहा है। इसको सोचना समझना पड़ेगा। मणिपुर की घटना, नेमावर की घटना आप लोगों ने सुना होगा। मणिपुर में हमारे इतने छोटे छोटे महिला बच्चियों को निर्वस्त्र करके ऐसे रोड में परेड करवाया गया। आप लोग समझोगे इस बात को? इसका जवाबदार कौन है? ये 47 और 15 हिजड़े जो उधर बैठे हैं दिल्ली और भोपाल में, है ना। हम पढ़े लिखे लोगों के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। आप लोगों ने शुरू से चुन के भेजा है। ये किस लिए भेजा है? समाज के लिए भेजा है कि हमारे हितों की बात। भोपाल तक की आपकी समस्या को सुनने के लिए किसका चुनाव किया है आपने? विधायक का।
दिल्ली तक आपकी समस्या को ले जाने के लिए किसका चुनाव किया है आप लोगों ने? सांसद का। क्या है आपकी मणिपुर की बात को रखे? जबकि वहां मणिपुर में वहां का राज्यपाल भी आदिवासी अनुसुईया उइके, वहां का मुख्यमंत्री भी आदिवासी, इसके बाद भी उन बहन बेटियों के साथ रेप जैसी घटनाएं निर्वस्त्र करके घुमाना कितना दर्दनाक, कितना मतलब उस बात को हम खुले तौर पर बताएं तो वो अश्लील समझ में आएगा। ये सच्चाई है, आप लोगों ने सुना होगा यूट्यूब या और अन्य तरह की जो आज आप लोग देखते रहते हैं। ये समस्या है, इस बात को समझना है। भाषण, गाना बजाना, ये मानते हैं हम कि ये संगीत हमारे संस्कृति का एक अंग है, बहुत जरूरी है। संस्कृति हमारी जो है संस्कृति का एक अंग है, गाना बजाना चाहिए। लेकिन कब गाना है, कहाँ बजाना है, कहाँ सुनना है, कहाँ बैठना है, हम लोगों को दिशा और दर्शन का पता नहीं होता कि कब क्या करना है। समस्या ये है, हमारी जो न्याय व्यवस्था थी उस जमाने में हमारे पूर्वजों ने न्याय व्यवस्था बनाई थी। एक गांव की पंचायत को ग्राम न्यायालय कहा जाता था। उस समय कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करते थे, पुलिस की व्यवस्था सीमित थी और जो भी बड़े बड़े जो घटनाएं घटती थी, अगर वो एक गांव का जो पंचायत बैठ के उसको निर्णय किया जाता था उसको ग्राम न्यायालय कहा जाता था। अगर एक गांव में किसी विषय का, किसी मामले की सुनवाई नहीं होता था तो वो तीन गांवों में बैठकर और उसका फैसला किया जाता था। समझ रहे हैं आप लोग? 3 गांव, जिसको लोअर कोर्ट या तहसील न्यायालय कहा जाता था। जो आज हमारा न्यायालय कहाँ है, तहसील मतलब निवास में, वो लोअर कोर्ट होता था। 3 गांव, और उसमें भी अगर वो निर्णित नहीं होता था, फैसला नहीं होता था, तब हमारे लोग 13 गांव की पंचायत बिठाते थे, जिसको सेशन कोर्ट कहते थे, मतलब जिला न्यायालय। अगर वो जिला न्यायालय में भी उस मामले की सुनवाई नहीं हो पाती थी, निर्णय नहीं हो सकता था, तो 52 गांव के लोग बैठकर उस फैसला को बनाते थे, जिसको हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहते थे। 52 गांव, अगर मान लो उसमें भी उसका निर्णय नहीं हुआ तो मामला कहाँ जाता है, अपील कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट। मतलब 272 गांव के लोग बैठ करके उसको फैसला करते थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कहा गया है। ये इस तरह की हमारी पूर्वजों की व्यवस्था थी। लेकिन अभी नीति और नियत वाली बात है, सारे पावर तो इसके अंदर हैं, लेकिन इसको कौन फॉलो करेगा? जब तक आप अपना पहरेदार, घर का मुखिया नहीं बनाएंगे तो तुम्हारी बात सुनने वाला कौन है? और सरकार को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। आप जानते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका होती है ना, होते हैं ना बेटा। 3 चीजें। सरकार के कितने अंग हैं? पॉलिटिकल वाला छात्र है यहाँ कोई? सभी लोग होंगे, 12th तक तो सभी लोग पढ़ते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो ये जो पावर है सरकार के पास, लेकिन सरकार के पास इनका पावर, इनका मुखियागिरी करने वाला अलग है। इन तीनों चीजों का कमांड करने वाला अलग है सरकार के पास। कार्यपालिका का काम मुख्यमंत्री और कलेक्टर, एसपी लोग करते हैं, और व्यवस्थापिका का काम न्यायालय, जज लोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, वो न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं, जिनको न्याय करने का अधिकार है। और व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना। व्यवस्थापिका माने विधायक। विधायक मतलब जिनको आपने चुन के भेजा है, वो विधायक, वो कानून बनाने का अधिकार है उनको। लेकिन ये जो सरकार के, आज की सरकार के पास ये तीनों शक्तियां अलग अलग हैं। लेकिन उस जमाने रूढ़ी या प्रथा में हमारे पास भोई मुकद्दम व्यवस्था थी, तो ये तीनों शक्तियां भोई और मुकद्दम को पावरता था। भोई और मुकद्दम कानून बनाते थे और न्याय भी करते थे और उसको पालन भी करवाते थे। ये सभी शक्तियां थी हमारे पास। ये उस समय की हमारी व्यवस्था थी। और ये बाबा साहब ने इस सारी चीजों का उतना ज्यादा फोकस तो नहीं किया ट्राइबल की तरफ में, इन अधिकारों पर। लेकिन इसी तरह हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में आप लोगों ने सुना, बहुत सारे लोग सुने होंगे। इसी संविधान की पुस्तक में प्रियम्बल उद्देशिका में क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए शपथ लेते हैं।
लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गण क्या मतलब होता है व्यवस्था, हमारे उसमें व्यवस्था लिखा हुआ गण, गण, गण का गणतंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, प्रजा की व्यवस्था। ये इस संविधान, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रियम्बल में लिखा गया है, उद्देश्य का में है। इसको पढ़कर देखें आप लोग। जो अभी तो शायद सुनने में आया है कि नया संविधान भी उनका आया है जिसको टेस्ट कर रहे हैं। आपको समझ हमारे जो रिटायर्ड शिक्षक लोग हैं उनको ये संविधान की पुस्तक बांटी जा रही है कर्मचारियों को। मैं पढ़ के देखा तो उसमें हमारी जो बाबा साहब की बेसिक चीज़ों को मिटा दिया गया है। उसमें संस्कृत में श्लोक है और 4 हाथ वाले का फोटो है, तस्वीर है। ये इस बात को आप लोगों को बहुत देखो, आपका बहुत ही लंबा सफर है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर शिक्षा के बिना मानव का जीवन अधूरा होता है, कुछ नहीं है। इसी तरह हमारी जो व्यवस्था थी, हमारे लोगों ने उस जमाने में गंड व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में गंड व्यवस्था आता है। तो नंबर 1 कबीला गंड व्यवस्था। कबीला का मतलब होता है हमारा एक छोटा समुदाय। कबीला जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी बना, इसके बाद मानव जीवन आया। मानव जीवन में सबसे पहले यहाँ कौन आया? धरती का मूल मालिक आदिवासी आए, जंगलों में निवास करता था, मांस भक्षण करता था, निर्वस्त्र रहा करता था। तो सबसे पहले क्या कबीला गंड व्यवस्था बनाई गई। कबीला गंड व्यवस्था का मतलब आज से 6500 वर्ष ईसा पूर्व पहले हमारे देश में, हमारे समाज की कबीला गंड व्यवस्था थी। इसके बाद शनय विकास हुआ तो नार गंड व्यवस्था, सेकेंड स्टेप। नार गंड व्यवस्था का, नार का मतलब होता है गांव और व्यवस्था माने व्यवस्था, गंड वही शब्द आया। तो ये जो है 6000 ईसा पूर्व आया नार व्यवस्था। इसके बाद कोट गंड व्यवस्था। कोट गंड व्यवस्था माने बहुत सारे गांव मिलकर के, ये 5000 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ पर कोट गंड व्यवस्था का निर्माण हुआ। ये हमारे समाज की जो व्यवस्था है इस तरह से आया। इस तरह के हमारे नेचुरल लोग थे, हमारे प्रकृति को मानने वाले लोग थे। इस तरह हम लोग चला करते थे। अब सवाल रहा कि कैसे, क्यों हम अभी संस्कारों की बात करते हैं। तो संस्कारों की जहां तक बात है, हमारे 3 संस्कार होते हैं, लेकिन यहाँ संस्कारों को बताते हैं कि जरूर, लेकिन फिर भी मैं फोकस करूं। भाई संस्कारों से पहले क्या रहा होगा, आप लोग सोचें जरा। संस्कार को किसने बनाया? बनाने वाला आदमी है। हम तो ये कहते हैं कि लोगों को अन्यथा नहीं लेंगे। यहाँ जन्म किसका हुआ, किसका नहीं हुआ, इसके पहले यहाँ आदिवासी था, इसलिए ये आदिवासी को धरती का मूल मालिक कहा गया। इसका असली मालिक आदिवासी है, क्योंकि ये उस समय सिंधु सभ्यता से 50,000 वर्ष पहले इस धरती में द्रविड़ सभ्यता थी, आदिवासी सभ्यता थी, गोंडियन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से 50,000 वर्ष पहले। शेष लोग कहां से आए, क्या हुए, उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। ये हमारी व्यवस्था थी। इस बात को आपको बहुत ही अच्छे से गहराई समझ। साथियों, आप लोग अक्षर कर, अभी जो 1991-92 के आसपास हमारे दादाजी ने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन चलाया, तब से हम शान से बैठना, गमछा और रोड सीना तान कर रोड में चलना सीखे कि गोंडवाना में गोंडों का राज। लेकिन नहीं, हमारे इस देश में 705 जातियां हैं गोंडों की, वो आदिवासियों की। मध्य प्रदेश में 46 जातियां हैं आदिवासी। आपको लोगों को अगर जीके में, सामान्य ज्ञान में पूछा गया तो क्या बताओगे कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां रहती हैं? 46 जातियां हैं। इन 46 जातियों में हम ज्यादा जानते हैं कि यार गोंड लोगों तो 1750 वर्ष तक राज किए। ऐसा नहीं है। ये भूभाग का नाम था गोंडवाना, मतलब रहने वाला। लेकिन जितने जो हमारे कुटुंब थे, जितने जो हमारा समुदाय था, वो अलग अलग क्षेत्रों में राज्य किया है। जैसे गोंडवाना में गोंडों का राजपाट, भील स्थान में भीलों का राजपाट, मत्स्य में मीणा माना लोगों का राजपाट। आप समझ रहे हो, ये आदिवासियों का नाम ले रहा हूं। मीणा
माना और मीणा ये राजस्थान में निवास करती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इनका राजपाट था। क्या था? गोंडवाना में गोंडों का, भील स्थान में भीलों का, मत्स्य में मीना, माना, मीणा लोगों का राजपाट था। और नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में कबीलों का राज्यपाट था। कबीला मतलब छोटे छोटे समुदाय जो नॉन रिकॉर्ड हैं। जंगलों में, यूट्यूब में कभी आप लोग निर्वस्त्र देखते होंगे, मारिया जाति और तरह तरह की जातियां जिनका जो रिकॉर्ड में नहीं है। ये 46 को छोड़कर हैं, 46 जातियां उनसे अलग है जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जिनका सर्वे सेंसस में नाम नहीं है। तो जंगलों में भी तो उनका राज है, जो रिकॉर्ड में नहीं है उन्हीं को कबीला के रूप में वो जंगलों में उनका जंगल राज इसको कह सकते हैं। ये इस तरह से हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हमारे जो महापुरुषों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई थी। साथियों, ये है, इसीलिए भारतीय संविधान ने हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया है, जिसे हम 5वीं और 6ठी अनुसूची कहते हैं, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है अलग अलग थे। ये है। अब मैं पूछना चाहूंगा, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन रिसेंटली बात अभी की है, इस समाज का चालक, पालक और मालक कौन है? आप लोग समाज करते हो। समाज की आइडेंटिटी क्या है? इसका चालक, पालक और मालक कौन है? ये कैसा समाज है? कौन सा समाज है? कौन संचालित कर रहा है? इसका मालिक कौन है? इसका दिशा और दर्शन देने वाला कौन है? ये कहाँ जाएगा ये समाज? ये ताली बजाने में काम नहीं। अध्ययन करें। समस्या इस बात की है, इसको बहुत गंभीर, आने वाला जो समय होगा बहुत ही भयंकर होगा। पढ़े लिखे लोग और सभी लोग जान रहे हैं। अभी आपको पता होना चाहिए, CAA लागू हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, नागरिकता संशोधन बिल पारित हो गया। 1/7/2024 से मतलब जुलाई से UCC लागू हो जाएगा। आप ऐसे नहीं बैठ पाओगे, आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा, 3 लोग बात नहीं कर पाओगे, आपका संविधान खतरे में है, आपका आरक्षण खत्म, लगभग खत्म हो गया। कहाँ जाओगे? नौकरियों की बात तो छोड़िए, ये समय आने वाला है। ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस बात को अच्छे से समझना है। ये समय बहुत ही खतरनाक, आपकी सारी चीजें, नई शिक्षा नीति क्या है, बहुत सारी चीजें। और चलिए, समय का अभाव है, लेकिन एक शेर मैं जरूर कहूंगा अंत में कि बुलबुले के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुले के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुझ दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम की सिरों में कभी ताज नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं स्थगित करना चाहूंगा। आप सब लोगों से मेरा पुनः सादर सेवा सेवामान।